नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर पिथौरागढ़ से। यहां मुनस्यारी के खलिया टॉप में एक पर्यटक की मौत हो गई है। ट्रैकिंग के दौरान पर्यटक की मौत हुई है और मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। युवक मुंबई में जॉब करता था, अपने घर बेरीनाग आया था और बेरीनाग से ही खलिया टॉप ट्रैकिंग के लिए गया था। ट्रैकिंग के दौरान ही हार्ट अटैक आने की वजह से इस शख्स की जान चली गई। चमोली से खबर। यहां देवाल इलाके में मां और बेटे नदी में बह गए। हादसे में दोनों की ही मौत हो गई। पिंडर नदी पर बने कच्चे पुल पर यह हादसा हुआ। पुलिस और राजस्व की टीम ने दोनों शवों को बरामद कर लिया है। इधर हरिद्वार नगर निगम में टेंडर खोले जाने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। मेयर ऑफिस की जगह नगर आयुक्त के ऑफिस में टेंडर प्रक्रिया शुरू करने पर मेयर अनिता शर्मा और कांग्रेस पार्षदों ने विरोध किया है। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी बहस हो गई। बाद में नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने टेंडर प्रक्रिया को स्थगित कर दिया और दोबारा से मेयर ऑफिस में ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया। वहीं मेयर ने बीजेपी और प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया। अध्यक्ष मैं हूँ, अब मेरे उसमें खुलने चाहिए। ये मनमानी हो रही है यहाँ पे, और क्या हो रहा है? कोई भी फाइल मेरे पास नहीं आती है। सब अब ये तो मिली भगत है सभी की यहाँ पे। पूरी टेंडर समिति नगर निगम कार्यालय में उपस्थित थी और मेयर महोदया वहाँ स्वयं आ गई थी और वो एक बार बैठने को तैयार भी थी उस टेंडर में। लेकिन मेयर पति जो हैं उनको रिमोट से चलाने का काम करते हैं और उनके निजी स्वार्थ जुड़े हुए हैं। वो चाहते थे कि ठेकेदार उनके संपर्क में आए और वो जो मेयर को कैंप कार्यालय मिलता है नगर निगम में। चंपावत के सरकारी स्कूल से अजीबोगरीब मामला सामने आया। दूरस्थ पार्टी ब्लॉक के रमक जीआईसी में स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं स्कूल पहुंचने के बाद चीखने चिल्लाने लगी। जानकारी के मुताबिक नवंबर के आखिरी हफ्ते से ही रोजाना 5 से 7 छात्राओं का स्कूल में व्यवहार बदल जाता है। अब तक इस सरकारी स्कूल में 39 छात्र चीखने चिल्लाने का मामला सामने आ चुका है। जानकारी से मास हिस्टीरिया का मामला बता रहे हैं और इससे पहले बागेश्वर जिले में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी। वहां पर भी जांच के बाद मास हिस्टीरिया का ही वो मामला निकला था। अब चंपावत में इस तरह का मामला सामने आया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आसपास के माहौल से छात्राएं इस तरह का बर्ताव करने लगती हैं। ये पार्टी ब्लॉक का मामला है। जीजीआईसी में कुछ छात्राएं आपस में चिल्ला रही थी और ये मानसिक रोग लगता है एक तरह से। ये गांव में जिस इन्वायरमेंट में बच्चे रहते हैं उस इन्वायरमेंट के तौर तरीके के बारे में सीखते हैं तो उसी तरह से बिहेव करते हैं। तो कॉलेज में ये अपने आके देवी देवताओं का कुछ उसको इशू को लेके ये इस तरह का बिहेवियर बच्चे चिल्ला रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हमने इसमें अपनी एक मेडिकल टीम भेजी थी, उन्होंने बच्चों की काउंसलिंग कर दी है और बाद में भी अगर इस तरह से वो होता है तो दोबारा से हम काउंसलिंग कराएंगे। अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो साइकियाट्रिशियन का हम उसमें राय लेंगे। रुड़की में वैशाली मंडप के पास 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और अब सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रहा है। घायल युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर अंकिता भंडारी मर्डर केस में कांग्रेस शनिवार को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि सभी जिला मुख्यालयों पर बीजेपी सरकार का पुतला फूंका जाएगा, क्योंकि अंकिता भंडारी केस में जनता और विधानसभा को सच नहीं बताया जा रहा। करण ने कहा कि जो विधानसभा सत्र 5 दिन तक चलना था वो 2 दिन में ही इसलिए खत्म कर दिया गया क्योंकि सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं थे और न ही अब तक वीआईपी के नाम का ही पता चल पाया है। वीआईपी कौन है, इस सवाल के साथ पुतला दहन करेगी कांग्रेस। अपने वीआईपी को बचाने के लिए 5 दिन के सत्र को प्रश्नों से बचने के लिए 2 दिन में निपटा दिया गया। इसलिए कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि हर जिला मुख्यालय में कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पुतला जलाया जाएगा और वीआईपी कौन ये पूछा जाएगा।
उत्तराखंड में अफसरशाही हावी रहने की खबरें सुर्खियां बनती जा रही हैं, लेकिन अब पुलिस भी निशाने पर है। खुद सत्ता पक्ष के विधायकों ने इस बात की शिकायत की कि जिलों के पुलिस अधिकारी बात सुनना तो दूर, फोन तक नहीं उठाते। आम जनता अपनी शिकायतों को लेकर विधायकों के पास जाती है, लेकिन जब विधायक ही खुद पीड़ित हों तो इसे क्या कहा जाए। सत्तारूढ़ बीजेपी के एक दो नहीं बल्कि कई विधायक इस बात से परेशान हैं कि पब्लिक जब उनके पास आती है और उन्हें कई मामलों में जब एसपी एसएसपी को फोन करना होता है तो पुलिस ऑफिसर्स उनका फोन नहीं उठाते या उनकी बात को तवज्जो ही नहीं देते। विधायक खजान दास ने देहरादून एसएसपी की शिकायत की तो अन्य विधायकों को भी कुछ इसी तरह की शिकायतें हैं। माननीय विधायकगण हो और चाहे सम्मानित जनप्रतिनिधि कोई भी हो XYZ, तो जब अधिकारियों को फोन करता है तो फोन तक रिसीव नहीं होता है और उसके बाद बैक कॉल भी नहीं होती है। तो ये बड़ा दुखद विषय है, ये चिंता का विषय है कि कम से कम प्रोटोकॉल का तो ख्याल रखना चाहिए। अधिकांश जो है अधिकारी अपनी मर्जी से कार्य करते हैं और कार्यकर्ताओं की या मंत्रियों की नेताओं की बात थोड़ा सा कम सुनने का हर जगह माहौल सा बना हुआ है। विपक्षी विधायकों का कहना है कि हमने विधानसभा सेशन में भी ये मामला उठाया। पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस अपना काम छोड़कर अन्य कामों में ज्यादा एक्टिव है। विधायक भुवन कापड़ी का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर में मजबूत कदम उठाए जाने की जरूरत है। परेशान होना पड़ रहा है, विधायकों को तक परेशान होना पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि पुलिस का नेटवर्क इतना कमजोर हो चुका है कि सौरभ बगुणा जी मंत्री की मारने की साजिश हो जाती है और उनके विजिलेंस पुलिस को पता ही नहीं, क्योंकि वो तो और कामों में व्यस्त है, खनन में व्यस्त है, भूमाफियाओं के साथ संगठन में, सटोरियों के साथ व्यस्त है, जो है कि वो काम कहाँ कर रही है जो उसे करना चाहिए। तो कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे। बीजेपी विधायकों की इस शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख दिखाया है। नतीजा, डीजीपी को अपने ऑफिसर्स को सख्त निर्देश जारी करने पड़े कि जनप्रतिनिधियों की बातों को सम्मान के साथ सुना जाए। डीजीपी को जिलों में विधायकों के साथ हर महीने कोऑर्डिनेशन मीटिंग करने के भी निर्देश देने पड़े हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव का प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के शाहदरा में रोड शो किया और बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। वहीं सीएम धामी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला बोला। सीएम धामी ने कहा कि केजरीवाल काम कम प्रचार ज्यादा करते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सीएम ने जेपी नड्डा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आज जेपी नड्डा का जन्मदिन है और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। क्या कोई कब्रिस्तान की जमीन पर भी कब्जा कर सकता है? वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स की माने तो ये काम कांग्रेस नेताओं ने किया है। कांग्रेस ने भड़कते हुए अपने उन नेताओं के नाम पूछे हैं जिन्होंने कब्रिस्तान की जमीन तक को नहीं छोड़ा। विधानसभा सत्र में सवाल उठा था कि कब्रिस्तानों की चहारदीवारी के लिए इस साल कितना बजट खर्च आया, तो जवाब आया 10 करोड़। बस इसी बात पर अब सियासत तेज है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि कब्रिस्तानों की बाउंड्री की जाएगी। बीजेपी नेता का कहना है कि ये काम होगा, पर जिस कांग्रेस के विधायक ने ये सवाल विधानसभा में उठाया, उसी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सबसे ज्यादा जमीनें कब्जाई हैं। शादाब शम्स का कहना है कि कब्रिस्तान की जमीन कब्जाने वाले कुछ नेताओं को नोटिस तक जारी हो चुके हैं। और कांग्रेस ने क्या क्या कराया हमें मालूम है कि कैसे कब्जे हुए हैं तमाम कब्रिस्तानों पे और कैसे कांग्रेस के नेताओं ने जमीनें कब्जाई हैं वक्फ बोर्ड की। कई लोगों को हम कांग्रेस के नेताओं को नोटिस जारी कर चुके हैं। चिंता मत कीजिए, कोई भी होगा, वो कांग्रेसी हो या दूसरे दल का हो या भाजपा का भी हो, हम छोड़ेंगे नहीं वक्फ की संपत्ति। विधानसभा में कब्रिस्तान की चहारदीवारी न होने का सवाल पिरान कलेर के विधायक फुरकान अहमद ने उठाया। फुरकान अहमद की माने तो बीजेपी सरकार में कब्रिस्तानों को लेकर साजिश हो रही है और इसीलिए कहीं भी बाउंड्री नहीं की जा रही। और अब तो कांग्रेस ने शादाब शम्स से नेताओं की लिस्ट ही मांग ली है। बराबर के खेत वाले होते हैं, उनमें कटाव करते हैं। माने अगर कागजों में 10 बीघे तो मौके पर 5 बीघे 6 बीघे रह जाते हैं। तो इसलिए सब कब्रिस्तानों की बाउंड्री होनी चाहिए। मुझे ये डर है कि सरकार इस पैसे को लैप्स न कर दे, जिस तरह पहले किया। तो सरकार हमारे प्रदेश में कब्रिस्तानों की बाउंड्रियां नहीं बनाना चाहती, हमारे साथ भेदभाव कर रही है। शादाब शम्स ने जो शब्द कहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने कब्जे किया है, जरा लिस्ट जारी करें किस किसने कब्जा किया है। खाली कह देने से, आरोप मरने से आरोप थोड़ा तय हो जाते हैं। नाम बताएं, खुलासा करेंगे इस विधायक ने कब्रिस्तान की जमीनें कब्जाई हैं।
इस्लाम धर्म मानने वालों को मौत के बाद कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, पर देवभूमि में सियासत का मुद्दा ही कब्रिस्तान से पनपा है। मामला धर्म से जुड़ा है, इसीलिए सियासत का मौका कोई छोड़ना नहीं चाहता और कब्रिस्तान पर शुरू हुई सियासत पर सवाल दोनों तरफ से दागे जा रहे हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। इधर गाजियाबाद के वैशाली स्थित 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू के मालिक के सुसाइड मामले में एक और एंगल आया है जो कि उत्तराखंड से जुड़ता दिख रहा है। उत्तराखंड के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी का नाम सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इसका खुलासा भी होगा। रेडिसन ब्लू होटल के मालिक ने करोड़ों रुपए कर्ज की वजह से बीते महीने खुदकुशी कर ली थी और जो जानकारी अभी सामने आ रही है जांच में, उत्तराखंड के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी ने होटल मालिक को कुछ पैसे दिए थे और लगातार उस पर दबाव बना रहा था पैसे लौटाने को लेकर, और इसी दबाव में आकर अमित जैन ने खुदकुशी की है। ये बात अभी तक सामने आ रही है। उत्तराखंड पुलिस ने भी दिल्ली पुलिस से रडार में आए अधिकारी का नाम पूछा है। होटल मालिक अमित जैन ने दिल्ली स्थित अपने घर पर खुदकुशी की थी। पता नहीं है, और ऐसे हम भी सोशल मीडिया में देख रहे हैं, तो इस तरफ इस मैटर में हम भी दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अच्छे गहराई से जांच करें और उजागर करें ये कौन था, ये क्या मामला है। चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड 14 दिसंबर तक बंद रहेगी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रोड में सुधार करने के लिए करीब 2 हफ्ते तक रोड बंद करने का ऐलान किया। बीआरओ ने फिलहाल घटिया बगड़ से 20 किलोमीटर की दूरी तक रोड को बंद करने का ऐलान किया है और इस दौरान रोड में सेना, आईटीबीपी और एसएसबी की गाड़ियों की आवाजाही भी नहीं होगी। बीआरओ का कहना है कि अगले साल मार्च तक रोड को पूरी तरह से सुरक्षित बनाना है, जिसके लिए काम के दौरान रोड को बंद किया जाना जरूरी है। हरिद्वार में लगातार जाम की वजह बन रहे ई रिक्शा का रूट तय किया गया है, जिसके बाद ई रिक्शा ड्राइवर इसके विरोध में आ गए। नाराज रिक्शा यूनियंस ने विरोध करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही ट्रैफिक प्लान को वापस लेने की मांग की है। दरअसल हरिद्वार में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हर की पैड़ी क्षेत्र में लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ई रिक्शा के लिए रूट निर्धारित किए हैं, जिसके तहत हर रोड पर चलने वाले रिक्शा को अलग अलग कलर कोड दिया जाएगा। हरिद्वार नगर निगम राजस्व वसूली में लगातार पिछड़ रहा है और विज्ञापन होर्डिंग्स के लिए अनुबंधित कंपनी मिडास नगर निगम को 38 लाख रुपए सालाना का चूना भी लगा रही है। इसे लेकर निगम के अधिकारी और कंपनी पर सांठगांठ के आरोप लगे हैं। जो 38 लाख रुपए निगम को मिलने चाहिए थे, उसकी बदरबाट हो गई है, ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब नगर आयुक्त ने जांच की बात कही है। वैध जो है 89 होर्डिंग है, 89 का ही टेंडर निकाला था। जो टेंडर निकलेगा उतने ही होने चाहिए, और वर्तमान में जो पाए गए जो है 129 पाए गए हैं। क्या प्लस उसमें साइज क्या है, सब उसमें इंक्लूड है। इसीलिए बनाई गई स्पॉट इंस्पेक्शन करेंगे, तो वो कमेटी अपना कर रही है। मैंने उनको दोबारा लेटर भी जारी किया है संबंधित क्लर्कों की, आप तत्काल उसको रिपोर्ट बना के मेरे सामने प्रस्तुत करें। हाँ, बिल्कुल हटाए जाएंगे, जैसे भी कमेटी की रिपोर्ट आएगी। उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड के बीच जंगली जानवर शहर की ओर रुख कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में तेंदुए का एक छोटा बच्चा किसी के घर के आंगन में घूमता सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। घर में तेंदुए का शावक बड़े आराम से टहल रहा है। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, जिससे लगातार गुलदार की तस्वीरें सामने आ रही है। क्षेत्र में लोग दहशत में हैं क्योंकि गुलदारों की दस्तक यहां बढ़ गई है। भारत को G20 की कमान मिली है और पूरे देश में इसका जश्न मनाया जा रहा है। देश भर की 100 बड़ी इमारतों पर लाइटिंग की जा रही है और उत्तराखंड में सिर्फ एक जगह चुनी गई है इसके लिए। वो जगह है जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम आज पहुंची टीम कल देर रात पहुंची, जिसकी वजह से कल यहां पर लाइटिंग नहीं हो पाई थी। आज जागेश्वर धाम को सजाया गया। G20 की थीम पर लाइटिंग की गई। जागेश्वर धाम देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। ऊंचाई वाले इलाकों में पानी बर्फ बनने लगा है। उत्तरकाशी के नीलांग घाटी की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर झरने और छोटी नदियां तक जम चुकी हैं। कई छोटी छोटी नदियां हैं जो अब बर्फ की शक्ल में हैं। सुबह और शाम
तापमान माइनस से कई डिग्री नीचे पहुंच जाता है और बॉर्डर इलाके में ड्यूटी पर तैनात जवानों को भी अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गंगोत्री धाम में भी शाम के वक्त तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। नैनीताल में अब पैराग्लाइडिंग पर यहीं के पायलट पर्यटकों को उड़ान भर के आसमान से बातें करेंगे। नैनीताल जिला प्रशासन की पहल से 15 युवाओं को हिमाचल के बीर बिलिंग में ट्रेनिंग दी गई। P1, P2 और P3 कोर्स कर ये युवा पहाड़ों पर स्वरोजगार करेंगे और साथ ही दूसरे 15 युवाओं के दल को जल्द ही बीर बिलिंग भेजने की तैयारी में जिला प्रशासन है। आपको बता दें, नैनीताल में सैलानियों के लिए पैराग्लाइडिंग किसी रोमांच से कम नहीं है। हजारों लोग हर साल यहां घूमने आते हैं, पैराग्लाइडिंग का आनंद भी लेते हैं। ट्रेनिंग के बाद अब स्थानीय युवा पैराग्लाइडिंग के जरिए पैसा कमा सकेंगे, जिससे पलायन भी रुकेगा, ये दावे किए जा रहे हैं। जब आप पायलट बन जाते हैं तो जिस हिसाब से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और जो टूरिस्टों का जो रुझान अपना पैराग्लाइडिंग की तरफ रहता है, अगर दिन भर में भी अगर ये पैराग्लाइडिंग कर लेते हैं तो मिनिमम आप ये मान के चले कि 70 से 80 हज़ार रुपये ये कहीं भी इनके नहीं जाते। सड़क के इंतजार में एक पूरी पीढ़ी बूढ़ी हो गई, लेकिन अभी तक सड़क नहीं पहुंची। टिहरी के सिलोड़ा गांव के 70 साल से रोड की राह देख रहे हैं। टिहरी और उत्तरकाशी जिले के बॉर्डर पर प्रतापनगर विधानसभा का अंतिम गांव सिलोड़ा सालों बाद भी सड़क से नहीं जुड़ पाया है और सड़क की राह देखते देखते ग्रामीण बूढ़े हो गए हैं। साल 2005 में स्वीकृत मुखमाल खंबा खाल सिलोड़ा की 6 किलोमीटर सड़क 1 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद आज तक सिर्फ 2 किलोमीटर बन पाई है और 1 किलोमीटर पर काम चल रहा है। हम तो कुछ देख नहीं रहे। ये रोड जो है हमारी रोड ही नहीं है। भारत में सारे पूरे देख रहे हैं, जगह जगह छेद हो रखे हैं, जगह जगह सड़क है, लोग गाड़ियों पर, हमारी यहाँ की औरतें तक आते गाड़ी लेके उल्टी करके देखा नहीं उन्होंने कैसे होती है गाड़ी। गांव के राज्य आंदोलनकारी ने सड़क की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारी सम्मान का भी बहिष्कार कर दिया, लेकिन फॉरेस्ट और PWD विभाग के अधिकारियों में आपसी तालमेल की कमी का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। मेरे संज्ञान में मामला आया है ये, और इसका हमने जॉइंट इंस्पेक्शन फॉरेस्ट के साथ कर दिया है और जितनी फॉरेस्ट लैंड भी आ रही है, जितनी फॉरेस्ट लैंड आ रही है उसका हमने क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव जो राजस्व विभाग से जो कि दुगनी भूमि हमें चाहिएगी, उन्होंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया है। सालों से सड़क का इंतजार कर रहे लोगों को आखिर कब राहत मिलेगी, आखिर कब गाँव सड़क से जुड़ पाएंगे। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। द इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई, जिसमें कई कैडेट्स ऐसे भी दिखे जो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद एकेडमी का हिस्सा बने हैं। पिछले कुछ सालों में देश सेवा का जज्बा युवाओं में इस कदर बढ़ा है कि साइंस और मैनेजमेंट के कोर्स के बाद भी युवा फौजी बनना चाहते हैं। देश सेवा का जज्बा लिए ये जेंटलमैन कैडेट ACC कोर्सेज के बाद अब इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 1 साल फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स करेंगे। ग्रेजुएशन सेरेमनी में इन्हें 3 साल की डिग्री कोर्स के बाद अब IMA में ऑफिसर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी और अलग अलग सेक्शन में ट्रेन किया जाएगा। इनमें कई कैडेट ऐसे भी हैं जो B.Tech मैनेजमेंट करने के बाद एयरफोर्स की नौकरी छोड़ने के बाद आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइन करने आए हैं और वजह सिर्फ एक है, देश सेवा। My father, he was also in army, but right now he is retired. So he told me, if you want to do good in life, do army, join army. But then I joined army. Then there was a colonel who motivated me. And मेरे दिमाग में एक सपना था कि मेरा ऑफिसर तो बनना ही है। एंड पहले मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, उसके बाद मैंने 5 साल की सर्विस दी थी एयरफोर्स में और मैं वहाँ पे डॉनियर एक एयरक्राफ्ट है एयरफोर्स में, वहाँ पे पोस्टेड था 59 स्क्वाड। अधिकारी भी मानते हैं कि आर्मी में हर तरह का टैलेंट है और मैनेजमेंट कोर्स से लेकर टेक्निकल स्टडीज कर चुके स्टूडेंट्स भी आज कैडेट और ऑफिसर्स हैं। 169 कैडेट्स आज पास आउट हुए हैं एंड उनको हमने कई जहाँ उन्होंने उम्दा दिखाया है अपना हुनर, उन सब में उनको सम्मानित किया गया है। एंड बस इसके बाद हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं पासिंग आउट परेड के लिए। इन जांबाजों को देखकर कहा जा सकता है कि अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के बावजूद इन युवाओं के दिल में फौजी बनने की तमन्ना थी और आज ये अपनी मंजिल की ओर हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
द चाइना बॉर्डर पर बसे पिथौरागढ़ के गुंजी में गांव वालों ने सेना पर बिना सहमति के ही जमीन अधिग्रहण के आरोप लगाए हैं। गांव वालों का कहना है कि सर्दियों के वक्त में जब वो निचले इलाकों को माइग्रेट कर जाते हैं, सेना ने उनके गोचर और पनघट की जमीन पर कब्जा कर लिया। गांव वालों ने एसडीएम धारचूला से पूरे मामले में जांच की मांग की है। साथ ही गांव वालों का कहना है कि व्यास घाटी के मेला स्थल को भी सेना ने अपने अधीन ले लिया है। जी के भूतपूर्व प्रधान चश्मा गुंजियाल और जो 18 ग्रेनेडर है वो लोग हमारे गांव में अवैध कब्जा कर रहे हैं। जो हमारे गांव के ज़मीन है वहाँ पे बिना गांव की सहमति के अपना बारा बना रहे हैं। अगर आप न्यू ईयर और क्रिसमस पर नैनीताल आ रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। यहाँ पहुँचने के लिए पुलिस ने इस तरह का प्लान तैयार किया है कि शहर को जाम के झाम से बचाया जा सके। जाम की तस्वीरें जरूर पिछले पर्यटन सीजन की हैं, लेकिन क्रिसमस और 31 दिसंबर में ऐसा जाम ना लगे, इसके लिए यातायात प्लान तैयार है। भीड़ बढ़ने के बाद नैनीताल से 10 किलोमीटर दूर ही गाड़ियों को पार्क किया जाएगा। वहीं उन गाड़ियों को एंट्री दी जाएगी जिन होटलों में पार्किंग की सुविधा होगी। इसके साथ ही शहर को जाम मुक्त करने के लिए रूसी बाईपास और नारायण नगर में पार्किंग बनाई गई है। साथ ही प्रेशर बढ़ने के बाद काठ गोदाम और काला डूंगी में ही गाड़ियों को पार्क करने की योजना भी है। शहर में पार्किंग सब फुल हो जाएंगी तो उसके बाद रूसी बाईपास को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। रूसी बाईपास की 2,500 से 3,000 की कैपेसिटी है और हम लोग मानते हैं कि इतने से हमारा जो सीजन है वो सुचारू रूप से चलेगा जैसे पिछले साल चला था। लेकिन अगर इससे ज़्यादा भीड़ बढ़ती है तो हम काठगोदाम से ही इसको रोटेट करेंगे। दरअसल क्रिसमस और 31 के लिए पर्यटकों की पहली पसंद नैनीताल है। वहीं इस दौरान जश्न का रंग भी फीका ना हो, इसके लिए इंतजाम भी होटल कारोबारियों ने किए हैं। इसके साथ ही प्रशासन शटल सेवा की पर्यटकों के लिए व्यवस्था करा रहा है। जो लोकल हमारी टैक्सियां हैं वो हम लोग लगाएंगे रूसी बाईपास में, ताकि लोकल टैक्सीज के माध्यम से जिन जिन होटलों में वो लोग रह रहे हैं वहाँ पे रहें। और हालांकि अब फ्यूचर के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्लानिंग कर रखी है। हर जगह अपना देखेंगे 2-3 जगह पे पार्किंग्स वगैरह बननी है। बहरहाल नैनीताल में जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं, तो होटल भी पैक होने लगे हैं। अगर आपको भी किसी भी तरह के झमेले से बचना है तो सिर्फ उन्हीं होटलों में बुकिंग करें जो या तो रजिस्टर्ड हैं और जिनमें पार्किंग की सुविधा है। तभी आपकी एंट्री आसानी से नैनीताल में हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अब नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। हरिद्वार जिले में ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए कल उपचुनाव होगा। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक सभी ब्लॉक में बची हुई सीटों पर वोटिंग होगी। राज्य की जीडीपी दुगनी करने के लिए राज्य सरकार की नियुक्ति की गई। कंसल्टेंट कंपनी मैकेंजी ग्लोबल सोमवार से काम करना शुरू कर देगी। हरिद्वार के पेट्रोल पंपों पर मिलावट और घटतौली की शिकायत के बाद प्रशासन ने छापेमारी की, जिसमें अग्नि सुरक्षा को लेकर उपकरणों में खामी पाई गई। टनकपुर में वन विभाग ने 33 क्विंटल लीसे के साथ एक ट्रक को सीज किया। 8 लाख का ये लीसा चोरी कर लाया गया था। देहरादून के सहसपुर में पुलिस ने 8 लाख रुपए की स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया।